अभी तक आपने देखा कि कैसे एक रियासत के राजा ने 4 बरस के भीतर भीतर मोदी को अर्श से फर्श पर लाके पटक दिया। वो मोदी जो 4 बरस पहले तक गुजरात के सुपर सीएम बन के घूम रहे थे, वो आज हिंदुस्तान छोड़ने को मजबूर थे, देश के बाहर वक्त गुजारने को मजबूर थे, न गुजरात लौट सकते थे न भारत, सिर्फ और सिर्फ एक रियासत के राजा की बदौलत। मगर अब आप देखेंगे कि कैसे एक कवि के बूते मोदी हिंदुस्तान में वापसी करते हैं, गुजरात में वापसी करते हैं। यह कहानी का नया अध्याय है जो शुरू होता है वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी की किताब हार नहीं मानूंगा के एक पन्ने से। यह 14 मार्च बरस 1995 का रोज था, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। इसलिए नहीं कि इस दिन बाबरी विध्वंस की कालिख अपने माथे पर चस्पा किए हुए भारतीय जनता पार्टी ने 3 बरस तक समूचे हिंदुस्तान की सियासत में अछूत रहने के बाद पहली दफा किसी सूबे में अपना झंडा फहराया था, और वो भी नरेंद्र मोदी की चुनावी सरपरस्ती में। इसलिए भी नहीं कि गुजरात के भीतर बनी भारतीय जनता पार्टी की इस नई सरकार के भीतर मोदी बतौर सुपर सीएम जाने जा रहे थे, बल्कि इसलिए कि इसी अहमदाबाद शहर के गीता मंदिर वाले नुक्कड़ पर 25 बरस पहले साइकिल के कैरियर पर भगोना रखकर मोदी ने शाखा से लौटते जिन स्वयं सेवकों को कभी चाय पिलाई थी, आज वो दिन था जब उन स्वयं सेवकों की नजरों में मोदी की इज्जत किसी राजा से कम नहीं थी। इसका यकीन था मोदी को, क्योंकि मोदी ने अपने बूते भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के भीतर शून्य से शिखर तक की यात्रा करवा दी थी। मगर तब शायद मोदी को इल्हाम भर भी नहीं था कि इसी रोज मोदी की कुंडली में एक नए नक्षत्र का प्रादुर्भाव हो रहा था। यह नक्षत्र एक रियासत का राजा था, जो आने वाले दौर में मोदी की कुंडली का हर जोक पलट के रख देने वाला था और गढ़ने वाला था हिंदुस्तान की सियासत में दुश्मनी की एक बेनजीर दास्तान। इस कहानी की शुरुआत तो हो चुकी थी केशुभाई पटेल के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के रोज से ही, जब शपथ लेने वाले मंत्रियों की कतार में वाघेला या वाघेला समर्थक किसी भी नेता का नाम नहीं शुमार था। उस दौर में शंकर सिंह वाघेला गुजरात भारतीय जनता पार्टी के भीतर केशुभाई पटेल के बाद नंबर 2 के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। चुनाव में वाघेला ने भी खूब मेहनत की थी। ऐसे में जाहिराना तौर से सत्ता की हिस्सेदारी में होने वाली इस उपेक्षा के बाद वाघेला का केशुभाई से नाराज होना तो स्वाभाविक था, मगर ऐसा नहीं था कि वाघेला की नाराजगी महज केशुभाई से थी। वाघेला जितने नाराज केशुभाई से थे, उससे कहीं ज्यादा नाराज नरेंद्र मोदी से थे, क्योंकि वाघेला को ऐसा लगता था कि केशुभाई को पीछे से ताकत देने वाले खुद नरेंद्र मोदी हैं। दरअसल जब 87 में संघ ने गुजरात के भीतर खाम के फॉर्मूले के सामने चारों खाने चित्त पड़ी भारतीय जनता पार्टी को दोबारा शून्य से खड़ा करने की जिम्मेदारी देते हुए नरेंद्र मोदी के हाथों में गुजरात भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कमान सौंपी थी, तब गुजरात भाजपा के भीतर 2 सबसे बड़े खेमे काम कर रहे थे, एक शंकर सिंह वाघेला का खेमा और एक केशुभाई पटेल का खेमा। नरेंद्र मोदी को इन दोनों खेमों को साथ लेकर चलना था, मगर मोदी ठहरे मोदी। मोदी की एक आदत है, वो मेहनती जरूर हैं, मगर जहां जाते हैं अपने आप को हावी कर देते हैं। तो मोदी गुजरात भाजपा के संगठन की कमान अपने हाथ में लेने के बाद पूरी की पूरी गुजरात भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी को अपने तौर तरीकों से चलाने की कोशिश करने लगते हैं, जिस रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन वाघेला पैदा करते हैं। वाघेला जो मोदी के काम करने की शैली से कई दफा असंतुष्ट होते थे और अपनी उस असंतुष्टि को सामने फोरम पर रख देते थे, और चूंकि वाघेला और केशुभाई पटेल के बीच समझ का दायरा बड़ा बेहतर था, इसलिए वाघेला की असंतुष्टि पर केशुभाई पटेल के खेमे की मुहर भी लग जाती थी और मोदी का वो फैसला पलट दिया जाता था। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मोदी को ऐसा इल्हाम हो चला था कि अगर गुजरात भारतीय जनता पार्टी के भीतर मोदी को अपना कब्जा बढ़ाना है तो सबसे पहले वाघेला को काबू में करना होगा, और इसके लिए मोदी ने चला एक जबरदस्त सियासी पैंतरा। मोदी आहिस्ता आहिस्ता पार्टी के अंदर खाने केशुभाई के खेमे को ज्यादा वरीयता देने लगे। आप सबको इल्हाम ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर संगठन महामंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है,
क्योंकि यही वो सेतु होता है जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणियों का दिल्ली आला कमान और नागपुर के केशव भवन के साथ समन्वय स्थापित कराता है। और अपनी इसी अहम ताकत के चलते नरेंद्र मोदी ने संगठन के अंदर खाने केशु भाई और उनके खेमे का जब एक तरफा साथ देना शुरू किया, तो इसके जवाब के तौर पर केशु भाई और उनके खेमे ने सूबे के भीतर नरेंद्र मोदी के लिए हर फैसले पर अपनी मुहर लगानी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता पर्दे के पीछे के सियासी गठजोड़ ने जमीन पर असर दिखाना शुरू किया और अब नरेंद्र मोदी का हर फैसला भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए ब्रह्मवाक्य सरीखा होने लगा। मगर जब वाघेला को मोदी और केशु भाई के बीच पर्दे के पीछे के इस गठजोड़ का इल्हाम हुआ, तभी से वाघेला के जहन में नरेंद्र मोदी और केशु भाई पटेल दोनों के लिए नाराजगी जहन के भीतर कहीं ना कहीं पनप रही थी। मगर वाघेला चुप थे, क्योंकि चुनाव दहलीज पर दस्तक दे चुके थे और वाघेला को लगता था कि अगर चुनाव में उन्होंने मेहनत की तो सत्ता मिलने के बाद सत्ता में भागीदारी तो उन्हें और उनके समर्थकों को मिलेगी ही। मगर जब सत्ता में भागीदारी के नाम पे वाघेला और उनके समर्थकों को सिर्फ और सिर्फ सिफर हाथ लगा, तो वाघेला के सब्र का बांध टूटने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वाघेला पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी की गुजरात से बेदखली और केशु भाई की सत्ता से विदाई दोनों की तैयारियों में जुट गए। वाघेला के फरमान पर 121 में से 105 विधायक वाघेला के दर पर पहुंच गए, जहां वाघेला ने इन 105 विधायकों के सामने केशु भाई पटेल की सरकार को छोड़ उनके साथ बगावत का परचम बुलंद करने का प्रस्ताव दिया। मगर चलती सरकार छोड़ने का साहस सबके पास तो होता नहीं है, तो इन 105 में से करीब करीब आधे यानी 50 विधायकों ने कन्नी काट ली। अब वाघेला के पास बगावत के लिए रह गए महज 55 विधायक। वाघेला समझ चुके थे इन 55 के साथ मिलकर वो सरकार बना तो नहीं सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई सरकार गिरा जरूर सकते हैं। यानी दबाव बनाने की ताकत अभी भी वाघेला के पास है, मगर वो ताकत वाघेला के पास तभी तक रहेगी जब तक वाघेला के पास इन 55 विधायकों के नंबर रहेंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी है जल्द से जल्द इन 55 विधायकों को किसी महफूज जगह पर लेकर जाना। मगर वो ठिकाना कहां होगा ये वाघेला को समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत तलाश की वाघेला ने, मगर कोई ठिकाना नहीं मिला। और अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ वाघेला समर्थित विधायकों के सब्र का बांध भी टूटने लगा। आहिस्ता आहिस्ता एक एक विधायक वाघेला का दामन छोड़ केशु भाई समर्थकों के खेमे में जाके बैठने लगा। 55 की टैली सिकुड़कर 50 तरफ जा पहुंची और फिर आहिस्ता आहिस्ता टैली का आंकड़ा 50 से भी नीचे जाने लगा और विधायकों के घटते हर नंबर के साथ डूबता जा रहा था वाघेला का साहस। चूंकि वाघेला को कोई ठिकाना मिल ही नहीं रहा था, कोई ऐसी जगह ही नहीं नसीब हो रही थी जहां वो केशु भाई पटेल और नरेंद्र मोदी के घोड़ों से बच सके। आहिस्ता आहिस्ता जब वाघेला विधायकों की गिनती महज 47 तक जा पहुंची, तब वाघेला ने भी सोच लिया कि लगता है उनकी बगावत अब विफल ही जाएगी। क्यों ना नरेंद्र मोदी और केशु भाई पटेल के साथ समझौते को लेकर नया मसौदा तैयार किया जाए। मगर जिस घड़ी वाघेला ने यह सोचा था, उसी घड़ी वाघेला की जेब में रखा हुआ फोन घनघनाता है। वाघेला फोन उठाते हैं। फोन के उस पार लाइन पर एक रियासत का राजा बोल रहा था, जिसने वाघेला से कहा, अपने साथियों के साथ मेरे गढ़ में आ जाओ, यहां तुम्हें ना मोदी परेशान कर पाएंगे ना केशु भाई। वाघेला को इन राजा महोदय की बात समझ में तो आई, मगर वाघेला ने तपाक से कहा, जी वहां आ तो जाऊं, मगर कैसे? चंद घड़ियों में रात होने वाली है और आपकी हवाई पट्टी पर रात में उतरने का इंतजाम तो है नहीं। सामने फोन पर रियासत के राजा ने वाघेला को पूर्णतः आश्वस्त करते हुए कहा, आप अपने साथियों के साथ आइए, एयरपोर्ट का इंतजाम हम कर देंगे। और इसके बाद वाघेला समर्थित ये 47 विधायक रात के अंधेरे में एक हवाई जहाज में बैठते हैं और ये हवाई जहाज सुनसान अंधेरों में घिरी एक हवाई पट्टी पर आहिस्ता आहिस्ता गैस लाइट के उजाले में उतरता है, पेट्रोमैक्स के उजाले में। सुबह तड़के इस बगावत की खबर मिलते ही 2 हवाई जहाज एक ही जगह के लिए रवाना होते हैं, एक दिल्ली से, दूसरा जयपुर से। एक हवाई जहाज में सवार थे अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे हवाई जहाज में सवार थे बीजेपी के पुत्र पुरुष भैरव सिंह शेखावत।
शेखावत और वाजपेयी दोनों अहमदाबाद में वाघेला से मिलते हैं। मान मुनव्वल का दौर शुरू होता है और फिर आखिरकार 2 दिनों तक वाघेला को मनाने के बाद जब वाघेला भारतीय जनता पार्टी के भीतर रुकने को राजी हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने के लिए राजी हुए, तो सबसे बड़ी शर्त यही थी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की गुजरात से विदाई हो। सिर्फ सत्ता से नहीं, सूबे से। मोदी गुजरात में दोबारा पलट कर देखें ना, इसी शर्त के साथ वाघेला भारतीय जनता पार्टी के भीतर रुकने को राजी हुए। सुनने पर यह शर्त वाजपेयी को भी अटपटा सा लगा, मगर इसी एक शर्त को ना मानने के लिए सूबे की सरकार से समझौता तो कर नहीं सकते थे वाजपेयी। तो वाजपेयी और शेखावत ने वाघेला को आश्वासन दिया और जिसके बाद मोदी को अपना बोरिया बिस्तर बांध अहमदाबाद से दिल्ली का सफर करना पड़ा। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने नरेंद्र मोदी को एक बड़ा असाइनमेंट दिया, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के भीतर दोबारा भाजपा का झंडा लहराने की जिम्मेदारी। मोदी के लिए यह जिम्मेदारी बिल्कुल कठिन नहीं होने वाली थी, बिल्कुल आसान सा लक्ष्य था, क्योंकि मध्य प्रदेश का सामाजिक ताना बाना हो या जातीय समीकरण, सब कुछ लगभग गुजरात तरीके ही थे। मगर जब तक मोदी अपने सपनों का ये सुनहरा सफरनामा बुन रहे थे, तब तक मोदी को एक खबर मिलती है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की ओर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी कमान उसी रियासत के राजा को सौंप दी गई है जिस रियासत के राजा ने मोदी की गुजरात से बेदखली में सबसे अहम भूमिका अदा की थी। अब यह लड़ाई व्यक्तिगत हो चुकी थी, निजी हो चुकी थी। कहीं ना कहीं मोदी के जहन में 2 बरस पुराना वो बदला चल रहा था, जिसके तहत वो हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा मध्य प्रदेश की धरती पर गाड़ देना चाहते थे। मोदी ने हर हथकंडा आजमाया, साम दाम दंड भेद अर्थनीति मर्म भेद, हर तौर तरीका आजमा लिया, मगर न जाने कैसे उस रियासत के राजा के पास मोदी के हर दांव का जवाब था। माने यकीन मानिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि कांग्रेस के सिटिंग विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी की लहर है उसे और मजबूत किया जाए, जिसके तहत नरेंद्र मोदी के इशारे पर समूची भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी इसी मिशन में जुट गई। करीब 4 महीने तक भारतीय जनता पार्टी ने हर विधायक के खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर समाज के भीतर एंटी इनकम्बेंसी की लहर पैदा करने की कोशिश की। मगर एक रोज मोदी को पता चलता है कि इन्हीं राजा महोदय ने एक साथ करीब 70% कांग्रेस के सिटिंग विधायकों के टिकट काट डाले हैं और सारे के सारे नए चेहरे लाके भर दिए बतौर उम्मीदवार, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की कोई लहर नहीं थी। फिर मोदी ने कोशिश की क्यों ना कुछ अलग किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के स्थापित वोट बैंक संरचना में एक नया वोट बैंक जोड़ा जाए, एक नया तबका जोड़ा जाए, आदिवासियों का तबका, जो तब तक मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता था। मगर जिस बीच मोदी ये तमाम काम कर रहे थे और आदिवासियों के बीच भारतीय जनता पार्टी की पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उस बीच वो रियासत का राजा दिल्ली दरबार के चक्कर काटने में लगा हुआ था और सोनिया गांधी से एक प्रपत्र पर हस्ताक्षर लेने में लगा हुआ था, जो हस्ताक्षर उसे जल्द ही मिले। और फिर एक रोज मोदी को खबर मिलती है कि इसी रियासत की राजा के प्रयास के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस सरकार एक नए आदिवासी कोटा का ऐलान कर रही है। इस कोटे के लाभ कांग्रेस ने इस कदर आदिवासियों को गिनवाए कि एक झटके में जो आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहा था, वो समूचा का समूचा कांग्रेस के खेमे में जाके बैठ गया। फिर भी मोदी ने हार नहीं मानी। मोदी को लगा मध्य प्रदेश के भीतर बघेलखंड और बुंदेलखंड के इलाके में करीब 18% दलित आबादी है। अगर इस दलित वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के स्थापित सवर्ण मध्यम वर्गीय वोट बैंक में यह एक बड़ा चंक साबित होगा और भाजपा के लिए चुनावी जीत की इबारत लिखेगा। मगर एक रोज मोदी को पता चलता है कि उस दौर में समूचे देश में दलित जागृति का राजनीतिक विमर्श प्रतीक चिन्ह बन चुकी बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को इसी राजा ने कांग्रेस पार्टी के भीतर शामिल कर लिया है और न सिर्फ शामिल किया है बल्कि उन नेताओं को बड़े बड़े पद भी दे दिए हैं, जिसके बाद जाहिराना तौर से मध्य प्रदेश की 18% दलित आबादी के बीच यह परसेप्शन चला गया कि देखिए ये कांग्रेस पार्टी
हमारे नेताओं को प्रतिनिधित्व दे रही हैं, यानी ये हमारे लिए कोई ठोस काम कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कल तक हमारे पास आते भी नहीं थे। तो जाहिराना तौर से मोदी ने जो 2-3 महीने इन दलित बस्तियों में खपाए, वो भी एक झटके में स्वाहा हो गए। और इन तमाम समीकरणों के चलते जब नतीजे आए तो हुआ वही जो होना था। मध्य प्रदेश के भीतर भाजपा की सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार बन गई और उल्टा प्रचंडतम बहुमत की बन गई। माने 5 साल की इतनी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी की लहर के बावजूद कांग्रेस को पिछले चुनावों से महज 2 सीटें कम मिली थी, महज 2 सीटें कम। नरेंद्र मोदी के चुनावी रिपोर्ट कार्ड का यह सबसे घटिया प्रदर्शन था, जिस प्रदर्शन के बाद अब दिल्ली आला कमान की नजर में भी नरेंद्र मोदी की काबिलियत के आगे सवालिया निशान लग चुका था। और यह सवालिया निशान महज मोदी की काबिलियत के आगे नहीं लगा था, मानो मोदी के सियासी मुस्तकबिल के आगे लग गया था। क्योंकि इस चुनावी पराजय के बाद मानो मोदी की कुंडली के सारे ग्रह मोदी से मुखालफत कर चुके थे। कुछ भी मोदी के पक्ष का हो ही नहीं रहा था। मध्य प्रदेश चुनाव हारे, इसके बाद दिल्ली में उन्हें कोई भी चुनावी प्रभार नहीं मिला, ना कोई जिम्मेदारी मिली, ना कोई पद ही मिला। उल्टा नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े खैरखा लाल कृष्ण आडवाणी का युग भी अब ढलान की ओर था। तो मोदी के लिए अब सियासी संभावनाएं लगभग सिफर हो चुकी थीं और आहिस्ता 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 मोदी के सियासी गर्दिश में जाते दिनों ने वो दौर भी देखा जब मोदी को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ गया। मोदी बरस 1999 और 2000 के दौरान हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में अपना वक्त गुजार रहे थे, या यूं कह लें अपना सियासी वनवास काट रहे थे। अभी तक आपने देखा कि कैसे एक रियासत के राजा ने 4 बरस के भीतर भीतर मोदी को अर्श से फर्श पर लाके पटक दिया। वो मोदी जो 4 बरस पहले तक गुजरात के सुपर सीएम बन के घूम रहे थे, वो आज हिंदुस्तान छोड़ने को मजबूर थे, देश के बाहर वक्त गुजारने को मजबूर थे। न गुजरात लौट सकते थे, न भारत, सिर्फ और सिर्फ एक रियासत के राजा की बदौलत। मगर अब आप देखेंगे कि कैसे एक कवि के बूते मोदी हिंदुस्तान में वापसी करते हैं, गुजरात में वापसी करते हैं। यह कहानी का नया अध्याय है जो शुरू होता है वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी की किताब हार नहीं मानूंगा के एक पन्ने से, जिस पन्ने पर वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी लिखते हैं कि यह बरस 2000-2001 का दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका के दौरे पे थे बतौर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। यह वही कालखंड था जब नरेंद्र मोदी 7 समंदर पार अमेरिका में अपना सियासी वनवास काट रहे थे। जब मोदी को सूचना मिली कि वाजपेयी अमेरिका के दौरे पर हैं, तो मोदी ने अमेरिका में वाजपेयी से मिलने की कोशिश की। और जब मोदी और वाजपेयी की अमेरिका में मुलाकात हुई तो मोदी को देखते ही वाजपेयी के मुंह से तपाक से निकला, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे दिल्ली वापस लौटो, ऐसे भागने से कब तक काम चलेगा? दिल्ली लौटिए, जिम्मेदारी मिलेगी। वाजपेयी से मिले आश्वासन के बाद मोदी दिल्ली वापस लौटते हैं, जिसके बाद बीजेपी के अशोक रोड स्थित मुख्यालय के पिछवाड़े में मोदी को एक छोटा सा कमरा मिलता है जहां मोदी नए सिरे से अपनी सियासी पारी का आगाज करते हैं। उन दिनों यकीनन मोदी को कोई बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं मिल रही थी, मगर मोदी दिल्ली में रहते हुए बड़े पत्रकारों के संपर्क में आ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता इन पत्रकारों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाते हुए पत्रकार वार्ताओं में, निजी चैनलों की बहसों में भारतीय जनता पार्टी के एक जाने पहचाने चेहरे के तौर पे नजर आने लगे थे। और फिर ऐसा ही एक रोज था जब मोदी अपने एक परिचित पत्रकार, यूं कहें कैमरामैन गोपाल बिष्ट की अंत्येष्टि में शामिल थे कि मोदी के कुर्ते की बाईं जेब में रखा हुआ फोन घनघनाता है। मोदी फोन उठाते हैं, लाइन पर उस पार अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज आती है, कहां हो? मोदी जवाब देते हैं, जी शमशान में। वाजपेयी जोरदार ठहाका लगाते हैं कि यहां मैं तुम्हारी नई जिंदगी की बात करने वाला हूं और तुम शमशान में खड़े हो, जल्दी आओ, मुलाकात करनी है। मोदी शमशान घाट से वापसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने उनके आवास जाते हैं, जहां वाजपेयी मोदी को देखते ही तपाक से कहते हैं, अरे दिल्ली का खाना खा खा के बड़े मोटे हो गए हो, कुछ वजन कम करो, अब दिल्ली का नहीं गुजरात का खाना खाओ। मोदी ने कहा, जी कुछ समझा नहीं। वाजपेयी ने कहा, गुजरात जाइए और सूबा संभालिए,
अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभालिएगा। तब जाके मोदी को इल्हाम हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें बतौर मुख्यमंत्री गुजरात भेज रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जो अभी 6 महीने पहले सियासी वनवास काटते हुए 7 समंदर पार रह रहे थे, उन्हें 6 महीनों के भीतर भीतर गुजरात का सूबेदार बना के गुजरात भेज दिया गया था। दरअसल वाजपेयी गुजरात में अब नेतृत्व की नई पीढ़ी चाह रहे थे। केशुभाई पटेल से असंतुष्टि भी बहुत थी, खासतौर से भुज भूकंप के बाद उसके प्रबंधन को लेकर तमाम खामियां मीडिया में सामने आ रही थी, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने सूबे को नया नेतृत्व देने की सोची और इसके लिए नरेंद्र मोदी को बतौर गुजरात का सूबेदार गुजरात रवाना किया। अच्छा हाँ, उस रियासत का नाम और रियासत के राजा का नाम तो रह ही गया था, बता ही देता हूं। रियासत का नाम था राघोगढ़ और राजा का नाम था दिग्विजय सिंह। राघोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह, जिन्हें ब्यावरा बेल्ट में आज तलक राजा साहब के नाम से ही पुकारा जाता है।